आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर, मैं पाली जिले के सेंदड़ा गांव से आ रहा हूँ सर अभी। ओके, क्या करते हैं आप? सर, वर्तमान में मैं अभी आरएस की तैयारी के लिए समर्पित हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और उसके साथ ही सर मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को पढ़ाता भी हूँ सर। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? सर, मैं भारतीय राज्य व्यवस्था विषय पढ़ाता हूँ। ओके। अ, आपके पास कोई ऐसा विद्यार्थी है जो एक आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो और कंपटीशन की तैयारी छोड़ना चाहता हो, तो उसको आप कैसे मोटिवेट करते हैं? हाँ जी सर, इस समय अभी क्योंकि कोविड चल रहा है पिछले 2 साल से, तो ऐसे काफी अभ्यर्थी आए हैं मेरे पास जो छोड़ने की कर रहे हैं। तो मैं सर उनको बताता हूँ कि अभी बस क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम धैर्य का एग्जाम होता है। वास्तव में जो परीक्षा होती है, जो हम एग्जाम हॉल में परीक्षा देंगे, वास्तव में परीक्षा वो नहीं है। परीक्षा ये है जो हम धैर्य रखते हैं। तो अगर आप इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा धैर्य और रखिए और मेहनत करते रहिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा, आपकी जो सारा इतना इंतजार किया वो सारा का सारा सफल हो जाएगा। और सर, मुझे खुशी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे सुनकर मोटिवेट भी होते हैं और वो लगातार परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं। ओके। एक कोचिंग के लिए छात्र भर्ती अभी चर्चा में थी, उसके बारे में जानकारी है? जी सर, एक मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना नाम से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी सर अभी। ओके, चलिए। अ, सरकारी सेवाओं में साक्षात्कार आप यहाँ तक पहुंचे एक लंबे वक्त के बाद, एक लंबी कवायद रही है आपकी इस दौरान। एग्जाम जी सर। पोस्टपोन्ड होता है। इस संदर्भ में गवर्नमेंट ने कोई समिति का गठन किया है कि समयबद्ध तरीके से एग्जाम्स ये सब हो सके? जी सर, मेरी जानकारी में ऐसा है। हमारे आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रहे एमएल कुमावत जी, उनकी अध्यक्षता में ऐसी समिति गठित की है जिनको ये कार्य दिया गया कि कोई भी अनावश्यक विलंब नहीं हो, रेगुलर भर्तियों का कैलेंडर जारी हो। ये कार्य करने के लिए ये एक समिति गठित की है सर। वो आपसे पूछे आके कि कोई सुझाव दीजिए, तो आप क्या सुझाव देंगे? मुझे केवल की पॉइंट्स बताइए। जी सर, मैं इसमें सुझाव यही रहेगा कि कोशिश ये की जाए कि हर साल भर्तियां निकाली जाए, भले ही उनकी संख्या कम रहे, ताकि स्टूडेंट्स भटके नहीं। दूसरा, समयबद्ध तरीके से ये हो, इसके लिए न्यायिक विवाद से किस प्रकार से बचा जाए, उसके लिए पूरी तरह से अध्ययन हो। और जो भी ऐसे उपाय हो अपनाना चाहिए, जैसे यूपीएससी इसको फॉलो करती है, हम उस तरह के जो कुछ नॉर्म्स हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि इससे बचा जा सकता है। और क्योंकि आरपीएससी इस तरह के कार्य करती है कि जो भी योग्यताधारी मेरिटधारी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़े। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम रेगुलर बेसिस पे सारे एग्जाम करवाएं। ओके। आप राज्य व्यवस्था पढ़ाते हैं और राजस्व ग्रामों के बारे में सुना होगा। अभी आप कुछ समय पहले चर्चा में थे कि राजस्व ग्रामों की संख्या बढ़ाई गई है। आप जानते हैं इसके बारे में? जी सर, मैंने पढ़ा था अभी बाड़मेर के बारे में। ऐसा आया था कि वो सबसे अधिक राजस्व ग्राम की संख्या वहां पर हो गई है। ओके। एक राजस्व ग्राम में आमतौर पे कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? सर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं एग्जैक्ट श्योर तो नहीं हूँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ, अनुमान बताइए आप। सर, जहां तक मेरी जानकारी में आ रहा है कि एक राजस्व ग्राम 200 से 400 की जनसंख्या होने पर भी बनाया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ और भी मानदंड है, उनको देखा जाता है सर। ठीक है, चलिए। एक मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, इसके बारे में सुना? अभी हाल ही में चर्चा में थी। जी सर, मैंने सुना जरूर है, पर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इनके क्या क्या विषय थे इसके बारे में। माफी चाहूंगा। चलिए, एक और एक विशेष प्रोविजन है राजस्थान में, राजस्थान सुनवाई का अधिकार, जानते हैं इसके बारे में? कब जी कब सर, एक आवश्यकता पड़ती है? आप मुझे ये बताइए, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? सर, कोई भी सेवा जो है वो अगर समय पर जिनको दी जानी चाहिए उनको अगर समय पर उपलब्ध नहीं होती है, तब उसकी सुनवाई के लिए ये काम आता है सर। ठीक है। किसी व्यक्ति को यदि समयबद्ध तरीके से सेवा कोई उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो वो अपील करता है, तो कितने दिनों में मिनिमम उसकी सुनवाई हो जानी चाहिए? सर, जहां तक मेरी जानकारी में आ रहा है सर, ये 30 दिन है सर। राजस्थान जन सुनवाई गारंटी अधिनियम
उसके तहत सर ये 30 दिन, अगर किसी की सुनवाई नहीं है तो 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है सर। अच्छा, ओके। शिकायत के बाद में 15 दिन में ही सुनवाई करनी होती है। अखबार पढ़ते हैं आप? सॉरी, जी सर मैं एक बार पढ़ रहा हूँ सर। क्या खबर पढ़ी आज ने आप, आज के दिन विशेष तौर से आपने? सर मैंने आज राजस्थान पत्रिका अखबार पढ़ा था, उसमें मुख्य पृष्ठ पर एक तो पुलिस और तस्करों के गठजोड़ के बारे में एक आलेख था सर, उसके बारे में पढ़ा मैंने। और राजस्थान के हमारे मंत्री हैं एक, उन्होंने फोन टैपिंग के बारे में बताया कि फोन टैपिंग का कार्य उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा सर G7 बैठक के बारे में भी आज न्यूज में था, वो भी पढ़ा मैंने। और आज रक्तदान दिवस है 14 जून को, उसके बारे में पढ़ा था सर। ओके। फोन टैपिंग की आपने बात की, तो क्या ये लीगलाइज्ड एक एक्टिविटी है? लीगल प्रोविजन है इसके? सर एक एक्ट है टेलीग्राफ अधिनियम, उसके तहत राष्ट्रीय हित में या जन हित में फोन टैपिंग कर सकती है राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, लेकिन इसके लिए गृह सचिव के स्तर के जो अधिकारी है उनकी पूर्व अनुमति जरूरी है। ओके। इसके अलावा अखबारों में आजकल कौन कौन सी खबरें चर्चित? आप केवल खबरों के नाम बताइए मुझे। सर इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे दिशा निर्देश भी जारी किए कोविड के लिए। कोरोना से जुड़ी काफी न्यूज चल रही है, और अभी भारत और चीन के बारे में काफी चल रहा है कोविड के बारे में, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, उनके बारे में भी खबरें चल रही है। जैसे अभी 3-4 दिन से सर G7 के बारे में काफी चर्चा चल रही है, जिसमें वैक्सीन के बारे में 1 बिलियन वैक्सीन डोनेट करने की बात हो रही है, उसके बारे में चल रहा है। और चीन के काउंटर में सर B3W अमेरिका के द्वारा प्रस्तावित किया गया, उसके बारे में भी न्यूज चल रही है सर अभी। ओके, चलिए आगे शुरू कीजिए। थैंक यू सर। हेलो। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, आपका स्वागत है। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी सर, आ रही है। आपने किन विषयों का अध्ययन किया है ग्रेजुएशन में? सर ग्रेजुएशन में मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा आपने एमए भी किया है, ये किस विषय में है? जी सर। जी सर, मैंने एमए किया है सर इतिहास विषय में। और अभी आपने पूर्व प्रश्न में उत्तर दिया, आप राज्य व्यवस्था पढ़ाने का भी कार्य करते हैं। जी सर। और डिजिटल मीडिया से भी काफ़ी रूबरू हैं, यूट्यूब से और दूसरे सोशल मीडियाज़ पर भी होंगे यदि यूट्यूब पर हैं तो। जी सर, मैं मुख्यतः सर यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे, ये स्टडी से जुड़े प्लेटफॉर्म है खासतौर पर, तो मैं इनसे जुड़ा हूँ सर। अच्छा, ये बताइए आप कि इतिहास में एमए करने के बावजूद क्या आपको नहीं लगता कि आप इतिहास के विषय विशेषज्ञ हैं और इतिहास में आपको मार्गदर्शन करना चाहिए विद्यार्थियों का, बजाय इसके आप राज्य व्यवस्था में मार्गदर्शन दे रहे हैं? जी सर, मैंने इतिहास विषय में एमए किया था सर 2014 में। उसके बाद सर मैंने 2014 के आसपास ही पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने सब पहली बार मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, वो ऑफलाइन कोचिंग थी, तो सर शुरुआत में मुझे मौका मिला राज्य व्यवस्था पढ़ाने का। इतिहास का वहां पर मुझे अवसर नहीं मिला था, राज्य व्यवस्था मिला था। वो शुरू में मेरे लिए चुनौती के तौर पर था, मैंने इसे लिया और पढ़ाना शुरू किया। जब एक बार मैंने पूरा पढ़ाया तो जो भी विद्यार्थी थे उनको काफी इंटरेस्ट आया इस विषय को पढ़ने में, और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आया। तो उसके बाद लगातार मुझे यही विषय मिलता रहा, तो धीरे धीरे सर मेरी इससे रुचि डेवलप हो गई। तो उसके बाद सर मैं लगातार यही विषय पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, और इतिहास को ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के रूप में चयन करने का आपको लगा कि नहीं, मुझे राज्य व्यवस्था में या पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस में एमए करना चाहिए था? सर उस समय जब इतिहास का मैं कर रहा था, तो तब मेरे दिमाग में एक ही विषय था कि इतिहास में करना है। तब राज्य व्यवस्था या राजनीति विज्ञान के बारे में मेरी ज्यादा रुचि नहीं थी, तो उस समय तो एक ही विकल्प मुझे था, इतिहास। इसलिए सर मैंने इतिहास को चुना था उस समय। बाद में जरूर मुझे लगा कि मुझे हाँ पॉलिटिकल साइंस में भी करनी चाहिए। तो मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि आपको जो कार्य दे दिया जाता है आप उसे चुनौती के रूप में करते हैं। जी सर, मैं कोशिश करता हूँ कि उस कार्य को अच्छे ढंग से करूँ। जी, बजाय इसके कि आप दूसरे विषय में विषय विशेषज्ञता रखते हैं, फिर भी आप चुनौती के रूप में करते हैं। जी सर। तो यदि हम आपका चयन आरएएस के लिए ना करें और आपको आरपीएस दे दें, तो क्या आप आरपीएस को ही अपना भाग्य मानकर या चुनौती मानकर उसी को करेंगे या फिर से प्रयास करेंगे? जी सर, मैंने अभी अपने वरीयता क्रम में द्वितीय वरीयता मैंने आरपीएस को ही दी है। अगर किसी कारण से मुझे आरएस नहीं मिल पाता है तो डेफिनेटली सर मैं आरपीएस को मैं ज्वाइन करूंगा।
और उसके बाद भी सर मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा अभी इसमें मैंने अंतिम लक्ष्य आरएएस को बनाया, तो मैं दोबारा फिर से प्रयास करूंगा कि मैं आरएएस को करूं। लेकिन अगर मुझे आरपीएस भी मिलता है तो सर बिल्कुल मैं उसके साथ पूरा न्याय करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आप आरपीएस की चुनौतियों को भी जो आरपीएस की सेवा की कुछ अलग चुनौतियां हैं और आरएएस की कुछ अलग है, जी सर। जी तो सर बिल्कुल। जो दे दिया जाएगा उसमें आप उससे आप जरूर करेंगे। जी सर जरूर। अच्छा, इतिहास का कौन सा कालखंड आपको पसंद है? सर मुझे आधुनिक भारत ज्यादा अच्छा लगता है। आधुनिक भारत के इतिहास में ही सर मैंने एमए किया है। अच्छा, चलिए एक बता दीजिए कि जो हम इतिहास को अलग अलग, भारत के संदर्भ में इतिहास को तीन खंडों में बांटते हैं, इसका क्या कारण है कि ये खंड हम अलग अलग रखते हैं? ऐसा क्या होता है पहले खंड से दूसरे खंड में, दूसरे खंड से तीसरे खंड में, ऐसा सिंपल क्या होता है कि हम खंड बना रहे हैं? सर सिंपल सामान्य तो सर पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से इसे बांटा जाता है, ताकि पढ़ने में और समझने में ज्यादा आसान रहे, सुविधा रहे। अच्छा, और इसका जो मार्किंग की जाती है कि पहला कालखंड शायद 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास, और दूसरा कितना 13वीं 14वीं, ये जो भी है, जो शार्प बाउंड्री तय की गई है, क्या ये भी पढ़ने के हिसाब से है? मेरे हिसाब से तो 0 से 1 1000 हम मान लेते हैं, और 1000 से 1500 मान लेते हैं, और 1500 से आधुनिक तक अभी तक मान लेते हैं, सही रहता है? सर सामान्यतः जो अभी प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारत बांटा गया है, ये शासन काल में एकदम से परिवर्तन के तौर पर इसको बांटा गया है। जैसे प्राचीन भारत में जो भारतीय शासक रहे हैं, उसके बाद से जैसे 650 जब हर्षवर्धन का काल समाप्त हो जाता है, उसके बाद से इसको पूर्व मध्यकाल में बांटा गया। जैसे ही यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आता है, वहां से मध्यकालीन भारत, और उसके बाद मुगल सल्तनत जब समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश शासन आता है, उसको आधुनिक भारत नाम दिया गया। तो एक शासन परिवर्तन के आधार पर भी इसको बांटा गया है। क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास को इस तरह से बांटते समय हमने दक्षिण भारत के साथ न्याय नहीं किया, और केवल हम उत्तर भारत के साथ बदलते शासकों के हिसाब से हमने इतिहास का कालखंड को बदल दिया? क्या गलत लगता है आपको? सर जब हम उत्तर भारत में इतिहास पढ़ते हैं तो ये जरूर देखने को मिलता है कि उत्तर भारत का इतिहास काफी ज्यादा पढ़ाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत का इतिहास बहुत सीमित आता है। तो सर मेरा भी ऐसा मानना है कि दक्षिण भारत का इतिहास भी बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है, और उत्तर भारत के विद्यार्थियों को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि दक्षिण भारत के, इसलिए इसे प्राप्त स्थान मिलना चाहिए सर, मेरा ऐसा मानना है। मतलब जो कालखंड है, जो बंटवारा हुआ है, वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें उत्तर सर भारत के शासकों को ज्यादा वरीयता दी गई है, इसलिए सही नहीं है? सर ऐसा तो नहीं कहूंगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली जो एक केंद्र था शासन, दिल्ली वो एक केंद्र माना गया है, और दिल्ली का शासन क्योंकि बड़े स्तर पर रहा था, तो क्योंकि दक्षिण भारत के जो भी शासक रहे हैं या फिर जिनका क्षेत्र रहा है वो बड़े स्तर पर नहीं था, जबकि दिल्ली का जो शासन था वो बड़े स्तर पर था। इस आधार पर इसको वर्गीकृत किया था। अच्छा, वर्तमान में 5G तकनीक के बारे में हम काफ़ी सुन रहे हैं। ये 5G तकनीक आप फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताइए कि 4G से किस प्रकार अलग है? सर ये अलग अलग जनरेशन का होता है। जैसे अभी 4th जनरेशन भारत में चल रहा है, तो इसके नेक्स्ट जनरेशन 5th जनरेशन आएगी, तो ये स्पीड के रूप में जैसे अभी जो 4G की स्पीड चल रही है 100 Mbps और इससे भी ज्यादा, तो 5G की स्पीड इससे कहीं गुना ज्यादा होगी। सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कितनी स्पीड होगी, लेकिन स्पीड के तौर पर इनको मापा जाता है। अभी क्योंकि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनका प्रयोग होगा, तो इसमें 5G का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ऐसा हम क्या विशेष कर रहे हैं कि जिससे स्पीड बढ़ रही है? 5G में ऐसा सर क्या माफ विशेष किया गया है कि स्पीड बढ़ रही है? सर माफी चाहूंगा, इसके बारे में डिटेल जानकारी तो नहीं है अभी मेरे पास कि ये किस जी, तरह से फंक्शन करता है। कोई बात नहीं। ये बताइए कि राज्य व्यवस्था आप पढ़ाते हैं, उसी पे बात करते हैं। कृषि कानून हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय रहे हैं, और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि कृषि कानून से वो असहमत है, तो वो अपनी असहमति बोलकर जता सकता है। और यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे कि वो कृषि कानूनों के समर्थन में नहीं है, तो अगर वो सत्ता में आती है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सत्ता में आती है, तो क्या किया जा सकता है कि इन कृषि कानूनों को हटाया जाए? सर अगर वो पार्टी वापस सत्ता में आती है और हटाना चाहती है तो इन कानूनों को निरस्त कर सकती है सर। और निरस्त करने की यहाँ उनकी घोषणा के बाद ये संसद में इस तरह का प्रस्ताव लाया जाएगा और ये निरस्त हो जाएगा सर। अच्छा, प्रस्ताव से निरस्त हो जाएगा? कोई कानून प्रस्ताव से निरस्त किया जा सकता है? सर
सर जहां तक मुझे लगता है कि इसके लिए भी एक राष्ट्रपति के द्वारा एक आदेश जारी करके भी किसी भी कानून को वापस लिया जा सकता है, एक इसी तरह का। राष्ट्रपति अपने आदेश से किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है, ये आप कह रहे हैं? जी सर, जहां तक श्योर हैं मैं आप? इस बार में वास्तव में श्योर नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि राष्ट्रपति किसी भी कानून को वापस ले सकता है। अच्छा, आप ये बताइए कि हाल ही में राजस्थान में इतिहास से जुड़े हुए कुछ मुद्दे चर्चा में रह रहे हैं। जैसे ट्विटर पर हाल ही में एक ऐसा मुहिम चलाई गई जिसमें ये कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान है वो राजपूत कालीन राजा रहे हैं और राजपूत जाति से वो संबंध रखते हैं। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? सर इसका एक कारण तो अभी एक ऐसी फिल्म आ रही है, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, अक्षय कुमार उसमें मुख्य अभिनेता के तौर पर है। उसमें उस फिल्म में उनको गुर्जर बताया जा रहा है, तो इस वजह से जो राजपूत जाति के लोग हैं वो उनको राजपूत, क्योंकि राजपूत मानते हैं, और इतिहास की बहुत सारी पुस्तकों में भी हम इनको राजपूत काल में ही पढ़ते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये राजपूत ही थे, गुर्जर नहीं है। अच्छा, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आप ये बताइए कि किसी इस प्रकार के तथ्यों के साथ यदि तोड़ मरोड़ की जाती है तो इसमें चूंकि अगर इतिहास की पुस्तकों में, संदर्भ पुस्तकों में ये लिखा है कि वो अमुक जाति से हैं और किसी भी सिनेमा के माध्यम से उन्हें दूसरा बताया जाता है, तो आप इसे सही मानते हैं या गलत? सर अगर इतिहास के साथ तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है और अगर इसे किसी ऐसी संभावना है कि जातिगत भावनाएं आयत हो सकती है, जातिगत विद्रोह उत्पन्न हो सकता है, तो सर ऐसी घटना को नहीं दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये कानून व्यवस्था के लिए खतरा भी बन सकता है। अच्छा, और यदि ये साबित हो जाए कि जो इतिहास में हम आज तक पढ़ते हैं, शोध का विषय है चूंकि इतिहास, और ये नए शोध से ये साबित हो जाए कि नहीं, वो जो दिखाया जा रहा है वो ज़्यादा सही है, तब आपका व्यू क्या होगा? जी सर बिल्कुल, अगर ये साबित हो जाए, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि क्या है, तो साबित होने के बाद बिल्कुल इस पर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर साबित नहीं हो और इससे अगर एक बड़े स्तर पर ऐसा लगता है किसी जातिगत या धार्मिक भावना आयत हो जाए, तो इस तरह की घटनाएं नहीं दिखाई जानी चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मेंबर थैंक प्लीज। थैंक थैंक यू सर। अर्जुन जी। हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर मैं सुन पा रहा हूँ, नमस्ते सर। आपकी रुचि है प्राणायाम करना, जी कौन सर। कौन से प्राणायाम करते हैं आप? सर मैं मुख्यतः अनुलोम विलोम, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम का ज्यादा अभ्यास करता हूँ। इसके अलावा सर अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है तो शीतली, शीतकारी, और लास्ट में जब मैं खत्म करता हूँ तो भ्रामरी, उद्गीत, इसका भी अभ्यास करता हूँ। भस्त्रिका कोई प्राणायाम है क्या? जी सर, भस्त्रिका प्राणायाम भी है। उसके क्या फायदे हैं? सर भस्त्रिका प्राणायाम में सांस को लेना और सांस को छोड़ना, ये मुख्य क्रिया होती है सर। तो ये हमारे फेफड़े को मजबूत करती है। फेफड़ा क्योंकि फेफड़े में जब सांस भरी जाएगी तो फेफड़ा मजबूत होता है। इसके अलावा भी सर हमारे अंदर जितने भी भीतर जो भी टॉक्सिक हैं उससे बाहर निकलते हैं, और इसके अलावा जो हमारी नासिका है और मस्तिष्क है, इस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है सर। अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों एक विवाद पैदा हुआ था कि कोरोना के काल में एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर के, आपको इसके बारे में जानकारी है? जी सर, क्या? इसमें स्वामी रामदेव जी से जुड़ा ये विवाद था सर। हम्म। इसमें सर उन्होंने आयुर्वेद का समर्थन करते हुए ये बताया था कि बहुत सारी एलोपैथी दवाई के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, और कोरोना काल में बहुत सारे डॉक्टर्स की भी मृत्यु हुई है, तो उन्होंने ये भी कहा कि एलोपैथी की साइड भी, तो उन्होंने आयुर्वेद का समर्थन करते हुए ये दिया, तो इससे बहुत सारे डॉक्टर्स नाराज हो गए, क्योंकि इस समय एलोपैथी का खंडन करना या फिर ये बताना कि एलोपैथी सही नहीं है, इससे लोगों में भ्रम फैल सकता है और ये घातक हो सकता है। ये विवाद था सर। आपको क्या लगता है कौन सी चिकित्सा पद्धति वर्तमान में ज्यादा प्रासंगिक है? सर सभी पैथी अच्छी है, सभी के अपने गुण है, और मुझे लगता है कि एलोपैथी बहुत इस समय ज्यादा प्रासंगिक है, लेकिन आयुर्वेदिक, होम्योपैथी जैसे हमारा आयुष मंत्रालय, वो भी आज के टाइम में उतने ही उपयोगी है। पर क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि अभी ये जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें एलोपैथी की बहुत ज्यादा जरूरत है, आज वो ज्यादा प्रासंगिक लग रही है सर इसमें। क्या लगता है आपको कोविड की तीसरी लहर आएगी? सर बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा इसकी संभावना जताई जा रही है, तो
सर इसकी संभावना तो है। तो फिर प्राणायाम के माध्यम से कैसे रोका जाएगा कोविड? सर प्राणायाम से हम ये कर सकते हैं कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, और ऐसा तो नहीं है कि प्राणायाम करने के बाद आपको बिल्कुल कोविड नहीं हो सकता, लेकिन आपके शरीर को इम्यूनिटी अगर मजबूती प्रदान करती है तो शायद वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जितना एक सामान्य शरीर को नुकसान हो जाए। आपने इतिहास विषय में एमए किया है और पढ़ाते जी आप पॉलिटिकल साइंस है, जी सर। तो क्या ये विद्यार्थियों के साथ धोखा नहीं है? सर मैंने जितने भी विद्यार्थियों को पढ़ाया है उन्होंने इसको बहुत पसंद किया इस विषय को, और बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया है, तो मुझे लगता है कि राज्य व्यवस्था उनके लिए ज्यादा कारगर रही सर। फिर आपको एमए राजनीति विज्ञान में करने के बारे में आपने सोचा? सर मैं क्योंकि आरएस की तैयारी में बिल्कुल व्यस्त था, तो मैंने अभी एमए कर रखा था मैंने ऑलरेडी, मुझे मास्टर की डिग्री थी मेरे पास, इसलिए सर मैंने अभी राजनीति विज्ञान में किया नहीं सर अभी। आज की तिथि क्या है हिंदू कैलेंडर के अनुसार? आज की क्या तिथि है? सर आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी है सर। पहले शुक्ल पक्ष आता है या कृष्ण पक्ष किसी महीने में? सर पहले कृष्ण पक्ष आता है, बाद में शुक्ल पक्ष आता आज की अखबार की मुख्य खबर क्या है? सर मैंने राजस्थान पत्रिका अखबार पढ़ा है, उसमें एक तो मुख्य पृष्ठ पे एक आलेख था जिसमें पुलिस और तस्कर के बीच गठजोड़ के ऊपर एक आलेख लिखा गया था सर। और इसके अलावा सर फोन टैपिंग के बारे में भी आया था, मंत्री जी ने बताया कि हमने ऐसा नहीं किया है, और इसके अलावा सर G7 के बारे में भी एक न्यूज थी। अच्छा, फोन टैपिंग को लेकर के कुछ बातें कर लेते हैं। फोन टैपिंग कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सा अथॉरिटी करता है? किसी भी व्यक्ति का फोन टैपिंग की जो डाटा होते हैं उसके लिए अथॉरिटी कौन सी है राजस्थान में? सर एग्जैक्ट अथॉरिटी तो मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में, इसमें सिर्फ ऐसा पढ़ा था कि कोई भी कानून प्रवर्तन एजेंसी जिनको आवश्यकता है तो ऐसा कर सकता है। जैसे गृह विभाग को आवश्यकता है तो गृह विभाग गृह सचिव के स्तर के व्यक्ति से अनुमति लेकर की जा सकती है। क्या मूल संविधान के मूल अधिकार में फोन टैपिंग को लेकर के कोई उल्लेख है? सर मूल संविधान में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अभी आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार बनाया गया, जिसके तहत फोन टैपिंग करना भी मूल अधिकार का हनन होता है अगर वो विधि के तहत नहीं किया गया है। लेकिन क्योंकि इसके लिए विधि बनी हुई है टेलीग्राफ एक्ट, उसके तहत किया जा सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके लिए अधिकृत। इन परिस्थितियों में फोन टैपिंग किया जा सकता है, इसका बाकायदा मूल अधिकारों में उल्लेख है कि इन परिस्थितियों में इन बिंदुओं पर फोन टैपिंग किया जा सकता है। सर फोन टैपिंग जैसे अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो और जनता का हित का कोई विषय हो तो इसके लिए फोन टैपिंग की जा सकती है। अनुच्छेद 19(1) क है, इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन उस पर भी प्रतिबंध लगाए तो उसके 8 आधार दिए गए हैं। लेकिन फोन टैपिंग का जो मुख्य विषय है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के लिए है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, यदि आपका चयन दुर्भाग्यवश नहीं हो तो आपके पास क्या प्लान है? सर वैसे तो जैसे इस बार मैंने मेहनत की है तो मुझे विश्वास है पूर्ण कि मैं इस बार जरूर कर लूंगा, लेकिन अगर फिर दुर्भाग्यवश अगर नहीं भी होता है तो मैं दोबारा अपनी कमियों का एनालिसिस करूंगा, विश्लेषण करूंगा, और उसके बाद फिर दोबारा प्रयास करूंगा सर। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना आप उसके बारे में। आप एक एज SDO दक्षिणी राजस्थान में तैनात है, ठीक है, और वहाँ आपको पता है कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, और ऐसा हम अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं कि वो लोग टीकाकरण में या तो उनको सही जानकारी नहीं है या किसी अन्य के अभाव में टीका लगवाने से बहुत डर रहे हैं। आप अपने उपखंड में विशेष रूप से क्या योजना बनाएंगे कि आपका उपखंड टीकाकरण की दृष्टि से बहुत बढ़िया हो जाएगा? सर मैं कोशिश करूंगा कि जहां पर भी SDO के रूप में लगूं, सिर्फ मैं ऑफिस तक सीमित नहीं रहूं, मैं अपने जितनी भी उस उपखंड क्षेत्र में जनता है उनसे मैं सीधा जुड़ने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि अगर सीधे जनता से एक अधिकारी जुड़ता है तो जनता का उसमें विश्वास होता है, तो मैं पहले कोशिश करूंगा कि जनता का मेरा विश्वास बने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, इन सब से। उसके बाद जब भी मैं जाऊंगा, मेरा ऐसा विश्वास है मैं जब भी जाऊंगा तो लोग जरूर उस बात को मानेंगे। मैं उनकी कोशिश करूंगा कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में जितना जल्दी से एडेप्ट कर सकूं और उन्हीं भाषा में उनसे बात करूं, जनप्रतिनिधियों के साथ में है, और उनको समझाऊंगा कि वैक्सीन लगाने से वो और उनके परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रह सकता है। चाहे
प्रधानमंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे सभी प्रशासन के अधिकारी, सभी वैक्सीन लगा चुके हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। और जिन्होंने भी वैक्सीन लगाई है उनके लिए मौत का खतरा बहुत कम है। और बाकी ये कोरोना इतना घातक है, इससे मृत्यु तक हो सकती है। और इस तरह से समझाएंगे जरूर जरूर वो मान जाएंगे। ठीक है, मेरा आपसे अंतिम सवाल है, आप अपनी कोई 3 कमियां बता दीजिएगा। जी सर, एक तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा सा कमजोर हूँ, तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ सर अभी। और दूसरा, मुझे लगता है कि मुझे सर कंप्यूटर आईटी स्किल है, इसके बारे में थोड़ा और सीखना चाहिए। कुछ मैंने सीखा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा की जरूरत है। और आपके तीसरा सर, मुझे लगता है कि मैं जो कमियां बताई है ये तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान है, ठीक है, आपके व्यक्तित्व की क्या कमियां, हम केवल उस पर बात कर रहे हैं। जी सर, सर एक तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सोशली कम कनेक्ट रहता हूँ। अब पिछले टाइम कुछ तैयारी की वजह से ऐसा रहा है। दूसरा सर, एक मुझे लगता है मैं जल्दी सर किसी पर भरोसा करना, ये भी मुझे लगता है एक थोड़ी सी कमी है, कि हर बार ऐसा नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति सही हो। और तीसरा सर, कई बार मैं शेड्यूल बनाता हूँ अपने लिए कि मुझे आज ये काम करना है, कई बार सर मैं इसको पूरा नहीं कर पाता हूँ। तो ये कुछ सर कमियां लगती है मुझे अपने में। ठीक है, आप जा सकते हैं। नंदू सिंह जी। थैंक यू सर। शुरू कीजिए आप, अर्जुन जी। हाँ, मैं शुरू कर देता हूँ। नरेंद्र सर, हमेशा की तरह, वैसे मैं थोड़ा लेट जी तो सर। आपका सही मूल्यांकन तो नहीं कर पाऊंगा किसी कारणवश। और हमेशा की तरह आपका इंटरव्यू उसी दिशा में है, अच्छा है, आप गंभीर है, में कमियां ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। मुझे लगता है कि आपने जो कमियां बताई ना, उस पे मेरा अपना ओपिनियन ये है कि एज ए ह्यूमन बीइंग जो कमियां होती है वो सब में होगी, चाहे आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाए, चाहे कुछ और बन जाए, या लेकिन ऐसी कमियां जो प्रशासक की दृष्टि से बहुत आड़े आए, उनसे बचना चाहिए। भले ही बहुत छोटी छोटी कमियां हो ना, ये जो कमियां सीखने वाली है, आप इन्हें एक आध को मेंशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सब चीजें आपको पता हो ना। सोशली कम कनेक्ट होना, या मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी बातें निकाल कर गए, इसमें आप खुद को ढूंढिए कि वास्तविक स्तर में आपकी कमियां क्या है, ठीक है ना, अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। बाकी आपका ठीक है सर, आप अपना बेस्ट लेके आइए। मेरी तरफ से आपको मेरे से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। भगवान सा। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल। हाँ, नरेंद्र सिंह जी, मुझे जो आपकी अच्छी चीज़ें लगी वो मैं पहले बताता हूँ। स्माइलिंग फेस है आपका, आपके चेहरे पर तो मुझे कहीं स्ट्रेस जनरली नहीं दिखा, जब तक आप एक आध क्वेश्चन में कहीं आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब आप थोड़ा सा मजबूर हुए तो थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे दिखा। कॉन्फिडेंट हैं आप, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, सारी चीज़ें हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक दो चीज़ें आप बोलते समय आपने गलती की। एक आपने किसी चीज़ का उत्तर देते समय आपने बोला कि आपको चाहिए ऐसा, या आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे बोला आपने किसी उत्तर में। हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। इंटरव्यूअर को हम जी बोलेंगे सर, आपको बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा 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 यूज़ कीजिए आप। शायद वो जी आप सर, बिल्कुल। एक हाँ सर, टीचर वो की। बिल्कुल, मुझे तो अभी ध्यान में भी नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा बोला, तो वो बिल्कुल फ्लो में ऐसा गलत निकल गया होगा सर। हाँ, आप एक बार देखिएगा वीडियो में, दो जगह आपने यूज़ किया था। आपको ऐसा करना जी चाहिए, सर। तो वो हमें ऐसा करना चाहिए, या मुझे, या हमें, हमें ज़्यादा सही है मुझे की बजाय भी। जी और सर। बाकी आपका ठीक है। आप एक दो क्वेश्चन में के उत्तर थोड़े से या तो फ्लो में गड़बड़ कर गए, या एक बार देख लीजिएगा वो प्रेसिडेंट का। मुझे भी नहीं पता कि प्रेसिडेंट ऑर्डर जी सर, निकाल के बिल्कुल कैसे बिल्कुल। निकालते हैं। मुझे 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 भी सर डाउट हो रहा है अभी उसमें आपके आपके क्या कि कि मुझे मुझे वैसे डाउट था, पर आपने जिस कॉन्फिडेंस से दिया ना, तो एक बार को मुझे लगा कि हाँ, आप शायद आप सही हो सकते हैं। नहीं ये सर, इसीलिए मैंने आप गलत पे कॉन्फिडेंस जवाब तो दिखाया। गलत ही रहेगा। हालांकि सर मैं मुझे उसमें मुझे भी, देखूंगा वापस। अब वो एक अध्यादेश बार, के संदर्भ में तो सही होता है, लेकिन कानून के संदर्भ में हाँ, संसद अ, को, कानून को अ, संसद ही हटा सकती है, ऐसा कुछ आप देखिएगा जी एक सर, बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको देखूंगा सर। ये थोड़ा सा मुझे मैंने मिस्टेक लगा। जानबूझ के घुमा के पूछा था कृषि कानून को, ताकि आप, और आपका राज्य व्यवस्था टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसको हिट जी किया। सर, जी सर, बिल्कुल। और 5G 4G का नॉर्मल है। जो कनेक्टिविटी है वो उसकी वजह से स्पीड बढ़ रही है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। किसी एक एरिया में बहुत सारे एंटीना लगेंगे और एक डिवाइस बहुत सारे एंटीना से एक साथ कनेक्ट होगी, इस वजह से स्पीड बढ़ेगी। सिंपल चीज़ है। और इतिहास में एक बार एक थोड़ा सा आप गलत बोल गए कि बदलते हुए शासकों के कारण इतिहास को इस तरह से भाग करके पढ़ाया जाता है, या अध्ययन की सुविधा के लिए ऐसा है। वो आप एक बार देख ले, सिंपल है। दो कालखंडों में ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए जिसकी वजह से इतिहास को अलग अलग माना गया।
सिंपल सी चीज है। अब वो लाइफ, सामाजिक जीवन, आर्थिक, राजनीतिक, सारे परिवर्तन हो गए उसमें, केवल राजनीति या शासन नहीं है, सारे परिवर्तन है बस। बाकी ठीक है। और तो इसी आपके उस गलत उत्तर की वजह से फिर वो उत्तर भारत दक्षिण भारत मैंने छिड़ा। वो ठीक है, जी बाकी सर सब सही बिल्कुल। है। आप बस ये देख लेना, ये हमें आपको, और बाकी आपका जो मैंने ट्विटर का क्वेश्चन पूछा था वो भी ठीक बताया आपने। बाकी ठीक था, बैलेंस था, कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ी सी समस्या मुझे सर इतिहास में हो रही है, इतिहास एमए किया हुआ लेकिन सर इतिहास तो पकड़ नहीं ज्यादा। तो मेंशन कर दिया तो पूछेंगे। हाँ मेंशन तो किया हुआ सर 2014 में किया है, और वो मेंशन भी किया हुआ है। मैं तो कोशिश कर रहा आधुनिक हूँ सर थोड़ी सी टॉपिक, इतिहास को पढ़ने की। टॉपिक उठा के एक टॉपिक पढ़ लो कुछ भी, जब वो उलझने लगे तो वो खुद ही पूछ लेंगे कि अच्छा आपसे क्या पूछें, तो बोल दो कि भाई आधुनिक भारत में है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो मुझे आता है, या जो भी अपना स्वतंत्रता संग्राम है वो पूरा पता है, या गांधी जी का जी योगदान है, सर ऐसे बिल्कुल। वैसे करके कुछ भी पिन पॉइंट हो जाएगा। हम्म। या वैसे आधुनिक बिल्कुल। आपका टॉपिक है तो अंग्रेज, ब्रिटिश, ब्रिटिश इंडिया ऐसे बता दीजिए। बाकी नंदू सर। अच्छा। अच्छा नरेंद्र जी, थोड़ा सा टाइम हो गया, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा आपको ना। जी जी सब सर। सब अच्छा है। एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, जब भी आपको वहाँ पूछा जाता है कि आपने अखबार में क्या पढ़ा, आज की न्यूज क्या थी, तो ये नहीं बताना आपने पुलिस तस्कर गठजोड़, ये इस टाइप की चीजें ना, नेगेटिव खबरें नहीं बतानी है, सकारात्मक बताना है। पुलिस। सर आज सर इसका बताने का मुख्य कारण सर मैंने इसका अभी आज डिटेल में स्टडी करी, मैंने सोचा कुछ पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। तो वो डिटेल में पूछा नहीं गया, हाँ, फोन ये टैपिंग के कारण डिटेल में स्टडी करी, डिटेल में। हाँ, नकारात्मक खबर है ना, इसलिए नहीं बताना है, वहां नहीं बताना है उस दिन। हाँ ये हाँ। नेगेटिव खबर है, इसकी तरफ अपना बेशक वो दोबारा पूछे नहीं नहीं ये खबर थी, तब बताना है। तब उस पर आपकी बहस चले तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली दफा नहीं बताना अपनी तरफ से। अपनी तरफ से अच्छी अच्छी चीजें ही बतानी है। या कोई रोड एक्सीडेंट कुछ हो गया इस टाइप का, मेरा था उस दिन हुआ था, एक कुछ बच्चे के मरे यहाँ आस पास ही, तो ऐसी दुर्भाग्यशाली कुछ घटना होती है वो ठीक है, लेकिन ये सोशल जो एवल्स जिसको हम कहते हैं, इनको वहां इंगित नहीं करना है। बाकी ये मैंने विशेष तौर से देखा, मैं आपने उल्लेख किया, हम मौक में सभी को यही बात बताते हैं कि उस दिन पूछे तो पॉजिटिव बातें पहले बताना है, नकारात्मक को छोड़ देना है पहली दफा। बहुत बड़ी कोई बात हो तो अलग बात है, लेकिन ये मामूली सी चीज है। हम्म। बाकी ठीक है, हम्म। बहुत अच्छा। आपको मैंने सामान्य कन्वर्सेशन रखा था जानबूझ के, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। आगे से जी सर। महावीर जी आगे आगे मेंबर। आदित्य जी वो से मैं फोन करके पूछ लूंगा। आदित्य सर है तो बताएंगे, अभी बता देंगे, फोन करके बता देंगे, आदित्य फोन सर हो जाएगा। नहीं, दोनों